एक मिनट। हाँ बच्चों, आई थिंक अभी दिख रहा है ना सबको? स्क्रीन हो रहा है ऊपर नीचे देखो। यस। ओके। ओके स्टूडेंट, वी कंटिन्यू। बच्चों, ये जो लाइन मैं अभी पढ़ रहा था जरा ध्यान देना नोट्स पे। एनी अदर डॉक्यूमेंट विच हैज द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स विल आल्सो फॉल अंडर द सेम कैटेगरी। बरोबर है? यानी कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें ऊपर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स के जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े अगर वो मौजूद है तो आप उसको बिल डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स बोल सकते हो। अब बच्चों नेक्स्ट लाइन पे जरा ध्यान दो। दो बिल ऑफ लैडिंग इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, मास्ट मेट रिसिप्ट इज नॉट। जरा इसको हाईलाइट करो, मैंने क्या कहा? मेट रिसिप्ट इज नॉट। बिल ऑफ लैडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। वो जो शिप से ले जाते हैं ना सामान, हमको रिसिप्ट मिलता है शिप द्वारा, तो बच्चों वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। अ मेट रिसिप्ट इज नॉट। इसका क्या मतलब हुआ? पहले तो टाइप करो मेट रिसिप्ट्स, मेट्स रिसिप्ट टाइप करो पहले सभी लोग। मेट रिसिप्ट मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट जाएगा मेरा, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्या है वो। पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग टाइप करो वो पहले। मेट्स रिसिप्ट बुक में है, देखो आपके। मेट्स रिसिप्ट। अच्छा, तो बच्चों मैं आपको बता दूं। हाँ चलो, टाइप हो गया सबका? वेरी गुड। बच्चों मैं आपको बता दूं कि बिल ऑफ लैडिंग है ना, वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है गुड्स का, लेकिन वही शिप से हमको मेट रिसिप्ट भी मिलती है, एक और रिसिप्ट मिलती है जिसको हम कहते हैं मेट्स रिसिप्ट। बच्चों वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है। अब आप बोलेंगे सर मेट रिसिप्ट क्या है? डाउट आ रहा है ना? बिल ऑफ लैडिंग तो हमको समझा कि हम जो गुड्स शिपिंग कंपनी को देते हैं शिप से ले जाने के लिए, तो हमको रिसिप्ट मिलती है जैसा रेलवे वाले देते हैं। तो मेट रिसिप्ट क्या है? तो बच्चों मेट रिसिप्ट है ना, वो शिप का कैप्टन होता है, मालूम है कि नहीं? कैप्टन, एक बड़ी शिप को चलाने वाला एक मेन हेड होता है कैप्टन। बरोबर है? तो बच्चों वो कैप्टन अपने तरफ से एक डॉक्यूमेंट इशू करता है एंड एक्नॉलेज करता है कि हाँ मुझे गुड्स मिले हैं। बरोबर है? मेरे पास ये गुड्स आए हैं एंड मेरी ये जिम्मेदारी है कि ये गुड्स को मैं ले जाकर लंदन पोर्ट पे दे दूं। वो सिर्फ एक्नॉलेज करता है। एक्नॉलेज समझते हैं ना? वो सिर्फ सहमति देता है कि हाँ मेरे पास भी गुड्स आया है। बरोबर है? ये गुड्स ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। वो सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट के तौर पर काम करता है। बरोबर है? यानी कैप्टन से मिला हुआ जो मेट्स रिसिप्ट है, आप उसे एंडोर्स करके किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो क्या? टाइप करो। क्या उसको ट्रांसफर कर सकते हो क्या आप? द आंसर इज नो, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है ही नहीं। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल उसकी जगह क्या दिया है शिपिंग कंपनी ने? मेट रिसिप्ट की जगह क्या दिया है जिसे आप ट्रांसफर कर सकते हो बाय मियर एंडोर्समेंट? तो आपको बिल ऑफ लैडिंग दिया गया है। क्या दिया है बच्चों? बिल ऑफ लैडिंग दिया गया है। आई होप आपको यस कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ओके, मैं एकदम आराम से इसके लिए पढ़ भी रहा हूँ क्योंकि ये एरिया इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं लिख के समझा रहा हूँ, लेकिन जहां मुझे लग रहा है कि आपको पढ़ के समझाना है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे खुद पढ़ेंगे तो, वहां मैं रीडिंग कर रहा हूँ बच्चों। एक बार फिर पढ़ रहा हूँ। दो अ बिल ऑफ लैडिंग इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, मेट रिसिप्ट इज नॉट। वो टाइटल नहीं है। इट इज रिगार्डेड एट लॉ एज मियरली एन एक्नॉलेजमेंट फॉर रिसिप्ट ऑफ गुड्स। जहाँ कैप्टन ऑफ द शिप केवल ये एक्नॉलेज कर रहा है, बराबर है, कि हाँ मुझे गुड्स मिले हैं ले जाने के लिए आपके। फिर बाद में क्या लिखा है? डॉक्यूमेंट अमाउंट्स टू डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ओनली when it shows an unconditional undertaking without any condition, जिसको हम कहते हैं to deliver the goods to the holder of the document। बच्चों कुछ समझते हो होल्डर ऑफ द डॉक्यूमेंट?
आपके बिल ऑफ एक्सचेंज में एक डेफिनेशन था, बिल ऑफ एक्सचेंज का जो डेफिनेशन था, बेरर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, याद है बच्चों वर्ड लास्ट में, बेरर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास ये होगा उसको पैसा मिलेगा। हेलो हेलो हेलो। बिल ऑफ एक्सचेंज जो प्रोड्यूस करेगा एंड में उसको पैसा मिलेगा, बेरर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, याद आया? वैसे ही बच्चों बिल ऑफ लैडिंग है, जो इसको होल्ड करेगा, जो होल्डर होगा बच्चों, उसको वो अथॉरिटी मिलेगी गुड्स देने की, कलेक्ट करने की। इतना पावर है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स में। लेकिन एक आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिया है, देखो बच्चों नोट्स में, वो कुछ डिफरेंस बताना चाहते हैं। बीच में किसी ने शायद लास्ट टू लास्ट लेक्चर मुझे डाउट पूछा था शेयर सर्टिफिकेट का, शेयर्स का, याद है बच्चों? मैंने कहा था आने वाले लेक्चर में वो कवर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ मेरा क्वेश्चन है कि क्या जो शेयर्स हमको मिलते हैं, शेयर सर्टिफिकेट जानते हो बच्चों? शेयर सर्टिफिकेट, हैव यू हर्ड शेयर सर्टिफिकेट? तो क्या सर शेयर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स है क्या? व्हाट डू यू थिंक? फर्स्ट यू टेल मी, क्या शेयर सर्टिफिकेट को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स माना जाएगा क्या? शेयर सर्टिफिकेट में आपका नाम है उसके अंदर, उसमें आपके नाम पे 50 या 100 शेयर्स हैं, तो क्या ऐसा माना जाएगा कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है वो गुड्स का? तो बच्चों आंसर इज नो। आप सब यस लिख रहे हैं, यही तो समझना है बच्चों। वो डिफरेंस बताना चाहते हैं कि शेयर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है, बिकॉज शेयर सर्टिफिकेट को हम एंडोर्स नहीं कर सकते बाय साइनिंग इट ऑन द बैक साइड। दैट इज द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। बच्चों मैंने पहले ही कहा था लीगल लैंग्वेज है, हम अब तक जो पढ़ रहे थे वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन शेयर सर्टिफिकेट इज नॉट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों, इट इज डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपका अधिकार बताता है, लेकिन आपको एंडोर्स करके बेचने का अधिकार नहीं है। उसमें जिसका नाम लिखा है उसके नाम पर 50 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स है, इतना ही बताता है शेयर सर्टिफिकेट। आप बोलेंगे कि मेरा नाम है तो मैं शेयर सर्टिफिकेट के बैक साइड पे साइन करके ट्रांसफर टू राहुल लिख देता हूं तो राहुल सर को शेयर्स मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। बरोबर है, शेयर्स को ट्रांसफर करना है तो शेयर मार्केट का इस्तेमाल होता है। आप इसे किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते बाय साइनिंग इट ऑन द बैक साइड। तो बच्चों चलो वापस टाइप करो, शेयर सर्टिफिकेट क्या है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है या डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है? यहाँ वही तो फर्क समझना है। ये केवल बताता है कि जिस व्यक्ति का शेयर सर्टिफिकेट में नाम है, दैट पर्सन इज एंटाइटल्ड टू होल्ड सो मच शेयर। शेयर्स का इतना हकदार है, वो इतने शेयर्स का उसके पास हक है। लेकिन जब बेचने की बात आएगी तो वो एंडोर्स नहीं किया जा सकता बाय साइनिंग इट ऑन द बैक साइड। वेरस बच्चों आप रेलवे रिसिप्ट ले लो, बिल ऑफ लैडिंग ले लो, ये एक्चुअल में डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स हैं। आप इसे ट्रांसफर कर सकते हो। इज दैट ओके? तो बच्चों मैं रीड करता हूं, देखो लास्ट का पैराग्राफ। हाउएवर देयर इज अ डिफरेंस, कितना बोल्ड लेटर में वो समझा रहे हैं देखो आपको। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल एंड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डिफरेंस है। फिर उन्होंने एग्जांपल क्या दिया देखो, अ शेयर सर्टिफिकेट इज, पढ़ो बच्चों क्या लिखा है, अ शेयर सर्टिफिकेट इज डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल बट नॉट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। अब और ये कितना क्लियरली बताऊं बच्चों, एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, डोंट यू थिंक सो? इट इज डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल बट इट इज नॉट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ऐसा क्यों बच्चों? दे हैव अ वैलिड रीजन फॉर दैट। सिर्फ गिरीश सर बोल रहे हैं इसलिए मत सुनो, आप अपना वैलिड रीजन पे भी ध्यान दो, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो बच्चों ये जो शेयर सर्टिफिकेट होता है ना, वो सिर्फ क्या बताता है? कोई भी शेयर सर्टिफिकेट सिर्फ बताता क्या है पहली नजर में, कि शेयर सर्टिफिकेट में जिसका नाम है
वो इतने नंबर ऑफ शेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इतने नंबर ऑफ शेयर्स उसके नाम पे है, बरोबर है। लेकिन ये एंडोर्स नहीं किया जा सकता बाय जस्ट साइनिंग इट ऑन द बैक साइड। सो क्या लिखा, इट merely shows that person named in the share certificate is entitled to the share represented by it, but it does not allow that person to transfer the share mentioned therein by mere endorsement on the back side of the certificate and delivery of the certificate। यानी बच्चों आप बताओ, चलो टाइप करो, 2 मिनट लगेगा चलेगा। What is the great difference between document of title and document showing title? Come on, type। क्या बड़ा डिफरेंस आपको नजर आया? चलो कम ऑन एवरीवन। मैंने वक्त दिया है आपको बच्चों, डोंट वेस्ट योर टाइम। डॉक्यूमेंट दिशा ने क्या लिखा है? हाँ, पार्थ ने लिखा है कैन नॉट बी एंडोर्स्ड बट डॉक्यूमेंट कैन बी एंडोर्स्ड। वेरी गुड। यस, आई थिंक मैं जितने आंसर्स पढ़ रहा हूँ, वेरी गुड बच्चों। यस, आप एक एक एग्जाम्पल याद रखो। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स का एक एग्जाम्पल याद रखो, रेलवे रिसिप्ट। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल का एक एग्जाम्पल याद रखो, शेयर सर्टिफिकेट। तो लिखने के लिए मैटर मिल गया कि नहीं हमको? बोलो बोलो बोलो। कहीं अगर पूछ लिया आपको कि एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स, तो आपको लगता नहीं आप लिख पाएंगे? थोड़ा बहुत मटेरियल आ गया माइंड में? ओके, लिखना ही चाहिए बच्चों आपने। आप कोई 11वीं 12वीं के बच्चे नहीं हो अभी, हाँ, कि जो भी मगअप करो, कुछ भी पढ़ो, कुछ भी जाके लिख दो, ऐसा मत करो बच्चों। आप सीए के एग्जाम दे रहे हो, उसका एक अपना लेवल है, तो लेवल के हिसाब से ही लिखो। आप ब्लफिंग करना नहीं है, फेंकना नहीं है आंसर को, नहीं आता है तो मत लिखो। ठीक है बच्चों, थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो। चलो, अब बच्चों जो बाकी का इजी है वो हम अभी नॉर्मली डिस्कस कर देते हैं। थोड़ा लिख के समझाता हूँ बच्चों। नेक्स्ट वन, चलो टाइप करो नेक्स्ट वन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपके सामने? मर्केंटाइल एजेंट, एजेंट करके है, देख रहे हो? मर्केंटाइल एजेंट। हाँ, आप जरा रिस्पॉन्स दो। लिखने वाला बोर्ड आ गया सामने? लिखने वाला बोर्ड आ गया सामने? ब्लैक बोर्ड मतलब व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? यस, ओके बच्चों, लेट अस स्टार्ट। नेक्स्ट इज वेरी सिंपल। हाँ बच्चों, वी हैव मर्केंटाइल एजेंट करके। मर्केंटाइल एजेंट का डिफरेंस हम, मतलब मर्केंटाइल एजेंट, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। आएगा, बहुत बार आएगा हमारे सामने ये, इसलिए बच्चों जरूरी है कि इसका कॉन्सेप्ट हम क्लियर रखें। मर्केंटाइल एजेंट बच्चों बहुत ही सिंपल है। आपको अगर मैं कहूं कि क्या आपने ब्रोकर सुना है, वर्ड ब्रोकर, तो आप बोलेंगे हाँ सुना है। क्या आपने एजेंट वर्ड सुना है, सेलिंग एजेंट, गुड्स खरीदने बेचने में हमको मदद करता है। ब्रोकर, शेयर ब्रोकर सुना होगा आपने, सेलिंग एजेंट सुना होगा। आपने अकाउंट्स में पढ़ते समय डेल क्रेडर एजेंट सुना है। आप ना नहीं बोल सकते बच्चों, क्या हमने नहीं सुना है करके। डेल क्रेडर एजेंट सुना है कि नहीं बच्चों? ये आपको क्या रिकवर करके देता है डेल क्रेडर एजेंट? टाइप करो। डेल क्रेडर एजेंट का मेन काम क्या है? ये आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड क्या वसूल करके देता है? अकाउंट टीचर ने पढ़ाया होगा, बैड डेब्ट्स कलेक्शन का जिम्मेदारी डेल क्रेडर एजेंट की होती है। डेटर्स से कलेक्शन करने की जिम्मेदारी इनकी होती है। बैड डेब्ट्स वसूल करेगा ये।
या बच्चों ये क्या बोलेगा कि जो भी बैड डेब्ट्स होगा हम बेयर करेंगे, आप हमें कमीशन दो। ऐसे सारे एजेंट्स को हम डेल क्रेडर एजेंट बोलते हैं। तो बच्चों ब्रोकर हो गया, सेलिंग एजेंट हो गया, डेल क्रेडर एजेंट हो गया, स्टेट एजेंट भी सुना होगा आपने, जमीन जायदाद वगैरह जो बिकवाते हैं, स्टेट एजेंट सुना होगा आपने, फैक्टर वर्ड सुना होगा, फैक्टर भी एक प्रकार का एजेंट ही है, बरोबर है। फैक्टर सुना होगा। फिर आपने बहुत ही फेमस ऑक्शेनियर, याद है बच्चों, नीलामी करके गुड्स बेच कर देता है आपको, ऑक्शेनियर, बोली लगाता है ऑक्शेनियर, हेलो 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 ऑक्शेनियर, ऑक्शन कंडक्ट करके सामान बेचता है, देखो एजेंट। तो बच्चों ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, डोंट यू थिंक दे आर ऑल बिजनेस से रिलेटेड एजेंट्स, जो आपको बाइंग करने में भी हेल्प करते हैं, सेल करने में भी हेल्प करते हैं। बच्चों आपने 11th स्टैंडर्ड में कॉमर्स में पढ़ा होगा, बरोबर है, व्हाट इज कॉमर्स। तो आपको पढ़ाया होगा ओसीएम टीचर ने, ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड, याद है आपको, ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड। आई एम श्योर कि ये पढ़ा ही होगा आपने। कॉमर्स इज नथिंग बट ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड। तो बच्चों एड्स टू ट्रेड में क्या क्या आते हैं, वेरियस एजेंसी जो बिजनेस, आपका बिजनेस बढ़ाने में मदद करते हैं। बैंकिंग एड्स टू ट्रेड हो गया, इंश्योरेंस एड्स टू ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन एड्स टू ट्रेड हो गया। आई होप अभी आप समझ रहे हो। वैसे ही बच्चों एजेंट इज ऑल्सो एड्स टू ट्रेड में आता है, ये आपके बिजनेस को बढ़ाने का काम करता है, बरोबर है। सेल करवाएगा, परचेस करवाएगा आपसे, अरेंज करेगा सेल परचेस आपके लिए, आपका बैड डेब्ट्स रिकवरी करेगा, जरूरत पड़ा तो पैसा भी रेज करके देगा आपको बिजनेस के लिए, है ना, पैसे की कमी है तो वो भी आपको अरेंज करके देगा। एंड ये सब बच्चों बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं जो आपको बिजनेस में मदद करते हैं। एंड बच्चों अपना ये मदद करने का वो आपसे ऑफ कोर्स क्या लेते हैं, कमीशन, सुना ही होगा कमीशन, बरोबर है, दलाली लेते हैं कमीशन, ब्रोकरेज लेते हैं, ब्रोकरेज लेते हैं, लेने दो, उनका मेहनत का पैसा है। लेकिन ये जितने लोग आपको मदद कर रहे हैं आपके बिजनेस में, इनको अब हम टेक्निकली किस नाम से बुलाएंगे बच्चों। अगर हमें ग्रुप ग्रुप का एक नाम देना हो, ब्रोकर, फैक्टर, कमीशन एजेंट, डेल क्रेडिट, इनका अगर मुझे ग्रुप में एक नाम देना हो, एक नाम देना हो, तो हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इन्हें किस नाम से बुलाएंगे, तो टाइप करो। हम इन्हें मर्केंटाइल एजेंट के नाम से बुलाएंगे। मर्केंटाइल का मतलब ये बिजनेस से रिलेटेड, ओके, मर्केंटाइल का मतलब ही बच्चों बिजनेस से रिलेटेड निकलता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, इट वाज वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। सो आप उसको ऑफ कोर्स घर पे रीड कर लेना बच्चा, नोट्स में से रीड कर लेना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, एनी डाउट इन मर्केंटाइल एजेंट, यस। थोड़ा फास्ट गया मैं यहाँ पर क्योंकि मुझे इजी लगा ये, कि आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। बिजनेस में जो आपको मदद करते हैं ना बच्चों, बाइंग सेलिंग एंड सिक्योरिटी रेज करने में, पैसा रेज करने में, बैड डेब्ट्स कलेक्शन करने में, वो सब लोग आपके जो हैं वो एजेंट का रोल प्ले करते हैं। आपको लॉ ऑफ एजेंसी में बार बार बीच में बोलता था, देखो लॉ ऑफ एजेंसी करके आप आईपीसीसी में पढ़ेंगे, बरोबर है, आपको आईपीसीसी में आएगा वो, सीए के नेक्स्ट लेवल में। तो बच्चों उस वक्त आपको समझेगा कि एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चों नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, चलो टाइप करो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, प्रॉपर्टी। सेक्शंस में बोल नहीं रहा हूँ, वो सब अभी आप अच्छे से रीड कर लेंगे। बच्चों नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टी। डू यू नो व्हाट इज प्रॉपर्टी अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जब भी प्रॉपर्टी शब्द यूज करेंगे, पढ़ाई बरोबर के है, लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान।
इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। बरोबर है। इसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, सेलर ने गुड्स की प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर कर दी। सेलर ने गुड्स की प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर कर दी, तो इसका मतलब सेलर ने बायर को गुड्स का पोजीशन दिया कि ओनरशिप दिया? व्हाट डू यू थिंक? सेलर ने कंसीडरेशन लेकर बायर को गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर की। प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी शब्द से आपको क्या समझा? पोजीशन दिया कि ओनरशिप दिया? वेरी गुड। अगर पोजीशन देता तो हम क्या वर्ड यूज करते? पोजीशन देता तो हम क्या वर्ड यूज करते? डिलीवरी ऑफ गुड्स वर्ड यूज करते। क्या वर्ड यूज करते? डिलीवरी। गुड्स का पोजीशन देता तो। लेकिन गुड्स का ओनरशिप जब सेलर बायर को ट्रांसफर करता है, ओनरशिप याद रखना, तो इसका मतलब सेलर ने बायर को गुड्स का प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया। यहाँ प्रॉपर्टी मतलब वो जमीन जायदाद वाली प्रॉपर्टी नहीं है बच्चों। हेलो हेलो, समझा? हम लोग कॉमन लैंग्वेज भी यूज करते हैं ना। पिताजी ने, दादाजी ने पिताजी को 2 करोड़ की प्रॉपर्टी दे दी, तो प्रॉपर्टी मतलब वो जमीन जायदाद नहीं, सोना चांदी नहीं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जब हम प्रॉपर्टी वर्ड यूज करेंगे अभी इसके बाद, तो इसका मतलब ओनरशिप की बात हो रही है। बोलो बच्चों, किसकी बात हो रही है? ओनरशिप। एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कोई बताएगा कौन किसको ओनरशिप ट्रांसफर करता है कंसिडरेशन लेकर? गुड्स की ओनरशिप किसको मिलती है? कौन किसको ट्रांसफर करता है? तो आंसर इज सेलर टू बायर। गुड्स की ओनरशिप हमेशा ट्रांसफर होती है। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्ड प्रॉपर्टी। सबको समझ में आया? ओके। एंड बच्चों, ये जो ओनरशिप ट्रांसफर होती है, ये भी ओनरशिप 2 प्रकार से ट्रांसफर होती है। इधर देखो, प्रॉपर्टी जो है ना, प्रॉपर्टी जब हम बोलते हैं गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, तो एक है बच्चों जिसको हम कहते हैं एक्चुअल में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई। एक्चुअल में, बराबर है? हम बोलते हैं ना एक्चुअली, मतलब सेलर ने बायर को गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, तो उसको हम कहते हैं एक्चुअल। एंड कभी कभी क्या होता है, सेलर बायर को गुड्स की ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं करता है। एक्चुअल में क्या होता है, सेलर बायर को ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर करता है। क्या वर्ड यूज किया बच्चों? इमीडिएटली ट्रांसफर, उसको हम एक्चुअल कहते हैं। एंड कभी कभी सेलर बायर को प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं करता है, उसको फ्यूचर में मैं तुम्हें ओनरशिप दूंगा ऐसा एग्रीमेंट करता है। यानी बच्चों, एक्चुअल में हम क्या करते हैं? एक्चुअल में हम एक्चुअली ट्रांसफर नहीं करते, सिर्फ एग्री कर रहे हैं कि हम फ्यूचर में आपको गुड्स ट्रांसफर करेंगे। बरोबर है? तो बच्चों, इसको हम सेल कहते हैं। जब एक्चुअल ट्रांसफर होता है ना, तो उसको हम सेल कहते हैं, गुड्स बेच दिया। एंड जहां ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होगी ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन, उसे हम सेल नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल। बच्चों, दोनों में डिफरेंस समझा आपको? हेलो। ओनरशिप 2 प्रकार से ट्रांसफर हो सकती है, एक इमीडिएटली, एक इन एट फ्यूचर डेट। बराबर है? इमीडिएटली ट्रांसफर हो गई तो हम उसको सेल कहते हैं, हाँ गुड्स बिक गया। बराबर है? एंड फ्यूचर में ट्रांसफर होने वाली है ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन, तो उसको हम सेल नहीं कहेंगे, उसको हम एग्रीमेंट टू सेल कहेंगे। सुना क्या वर्ड? एग्रीमेंट टू सेल। दोनों में ही ओनरशिप ट्रांसफर होगी बच्चों, ट्रांसफर दोनों में होगी, लेकिन सेल में इमीडिएटली हो जाती है ओनरशिप ट्रांसफर, एंड एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर डेट में होती है। अब जरा रिस्पांस दो, समझा दोनों में मतलब? दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया बच्चों?
आगे काम आएगा, बहुत काम आएगा हमको। तब सेकंड टाइम जब सुनेंगे ना तो बहुत इजी लगेगा आपको। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट। बच्चों ये जो प्रॉपर्टी वर्ड है, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, अभी तो उतना समझ में आ गया हमको। गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना मतलब ओनरशिप ट्रांसफर करना। बच्चों ये जो ओनरशिप है, प्रॉपर्टी, ये हम लोग दो सेंस में समझेंगे। है एक ही चीज, लेकिन कभी कभी दो सेंस में हमको समझना पड़ता है। एक बोलते हैं जनरल प्रॉपर्टी। अब आप बोलेंगे ये कहाँ से लाया सर, बताता हूँ हाँ? एक होता है गुड्स की जनरल प्रॉपर्टी एंड एक होता है गुड्स की स्पेशल प्रॉपर्टी। यानी और सिंपल भाषा में बताऊं तो जनरल प्रॉपर्टी मतलब एक्चुअल ओनर, एक्चुअल ओनरशिप, एंड स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब हमारे पास राइट आ गया है ओनरशिप का। अब आप बोलेंगे सर नहीं समझा, बताता हूँ। बच्चों जनरल प्रॉपर्टी एंड स्पेशल प्रॉपर्टी को कैसे समझेंगे, जरा एग्जांपल देखो। एंड उसके बाद चाहिए तो हम रीड करेंगे बुक का। हाँ बच्चों, बुक का रीड करना ही पड़ेगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन आफ्टर गुड्स। गुड्स के डेफिनेशन के बाद आप बोलेंगे और एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है सर, जो 5 मार्क्स के लिए लिखने को आ सकता है, तो वो है प्रॉपर्टी का डेफिनेशन अंडर सेक्शन 211। अब बच्चों स्पेशल प्रॉपर्टी एंड इसको हम कहते हैं जनरल प्रॉपर्टी, कैसे एक ही कैसे होता है जरा देखो, एक ही टर्म्स में इसको कैसे समझा जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले मान लो बच्चों, मैं मेरा ही एग्जांपल दे रहा हूँ गिरीश। बच्चों मुझे समझ लो पैसों की जरूरत पड़ी, मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, मैंने सोचा बैंक से लोन ले लूं। समझ रहे बच्चों, सोचा मैंने बैंक से लोन ले लेता हूँ। तो बैंक से जब मैं लोन लेने गया तो बैंक ने कहा गिरीश हम आपको 2 लाख रुपए का लोन किस बेसिस पर दे, आप कुछ गिरवी रखो ना। गिरवी समझते हो बच्चों, प्लेज करो ना, मतलब कुछ गुड्स होगा प्लेज करो, कुछ मॉर्गेज रखो। मॉर्गेज प्लेज सुना ही होगा आपने, बरोबर है। तो मैंने कहा मॉर्गेज मतलब क्या करना है, मॉर्गेज या प्लेज क्या करना है, बोलते जो भी हो। तो मैंने कहा देखो घर पे सोना चांदी है, अगर बीवी देती है मेरे को सोना चांदी तो मैं क्या करता हूँ, वो सोना चांदी प्लेज करता हूँ। तो वाइफ को मैंने समझाया प्रॉब्लम, वाइफ ने कहा ठीक है लेके जाओ। तो मैंने घर का जो ज्वेलरी था कि नहीं बच्चों, ज्वेलरी, समझ रहे हो, उसे जाके बैंक में मॉर्गेज कर दिया, प्लेज कर दिया, प्लेज। एंड उस ज्वेलरी के बदले मैंने क्या लिया बैंक से, जल्दी बोलो। ज्वेलरी देकर मतलब प्लेज करके, गिरवी रखकर। गिरवी समझते हो ना, हिंदी मराठी वर्ड अपना, गहाण, गहाण ठेवून, सोनं गहाण ठेवून मी लोन उचललं, बरोबर है। तो बच्चों मैंने ज्वेलरी बैंक में प्लेज कर दिया एंड लोन ले लिया। बच्चा आवाज आ रही है मेरी, हेलो, हेलो, हेलो। अच्छा आवाज आ रही है बच्चों, स्क्रीन दिख रहा है सबको। अच्छा अच्छा ठीक है, आप एग्जाम्पल ध्यान से सुन रहे हैं मतलब। बच्चों इधर ध्यान दो। अब मुझे ये बताओ, जब मैंने मेरे घर का ज्वेलरी बैंक के पास गिरवी रख दिया एंड उसके बदले पैसा ले लिया, लोन ले लिया, तो क्या मैंने ये ज्वेलरी सेल कर दिया क्या, बेच दिया क्या? क्या मैंने इसकी ओनरशिप बैंक को दे दी क्या? नहीं ना। बच्चों मुझे ये बताओ, कल को मैं बैंक का लोन वापस कर दूं इंटरेस्ट के साथ, तो डोंट यू थिंक कि मैं मेरा सोना चांदी वापस घर पे ला सकता हूँ, रिलीज हो जाएगा ना प्लेज। बच्चों समझने की कोशिश करो, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट का माइंड रखो, माइंड में ऐसा सोचो कि आप सीए हो एंड आपको कुछ समझाया जा रहा है जो आप अभी भूलेंगे नहीं, बरोबर है। माइंड में ऐसा एक्सेप्ट करो कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। तो बच्चों यहाँ हमने क्या किया, भले ही बैंक में सोना चांदी गिरवी रख दिया। अब बताओ बच्चों, लोन तो चल रहा है मेरा, अब उस ज्वेलरी का जनरल प्रॉपर्टी किसके पास है, यानी उसकी ओनरशिप, एक्चुअल में ओनरशिप अभी भी किसके पास है, जनरल प्रॉपर्टी, समझ रहे हो। अभी भी उसकी एक्चुअल ओनरशिप किसके पास है, कोई टाइप करेगा। भले ही गिरवी रख दिया गुड्स मैंने,
सॉरी, सोना चांदी ज्वेलरी, तो भी बच्चों एक्चुअल ओनरशिप तो मेरे पास ही है, गिरीश के पास ही है। डोंट यू थिंक सो? मेरे पास ही है ना बच्चों। लेकिन बच्चों क्योंकि उस ज्वेलरी पर बैंक ने पैसा दिया है, तो आपको लगता नहीं उनका भी हक आ गया उस पर? कल को मैंने लोन नहीं दिया तो उसी ज्वेलरी को बेचकर वो पैसा रिकवर करेंगे कि नहीं बैंक? तो बच्चों उसी ज्वेलरी को लेकर बैंक के पास, उसी ज्वेलरी को लेकर बैंक के पास उसी ज्वेलरी का स्पेशल प्रॉपर्टी मिल गया। कुछ समझा क्या? यानी ज्वेलरी एक ही है, लेकिन गिरीश के पास उसकी जनरल प्रॉपर्टी है एंड बैंक के पास उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है। अब बताओ बैंक अपना स्पेशल ये पावर कब यूज करेगा, स्पेशल प्रॉपर्टी वाली? कब यूज करेगा? जब गिरीश लोन देने में असमर्थ हो जाएगा। When Girish is not capable to pay his loan amount, what bank will do? They will sell all this jewelry, they will recover their money, and whatever left they will give it back to Girish. I hope you understood. अब बैंक को किसने अधिकार दिया मेरा ज्वेलरी बेचने का? किसने अधिकार दिया? तो लॉ ने अधिकार दिया। लॉ बोलेगा बैंक के पास उसी ज्वेलरी की स्पेशल प्रॉपर्टी थी। स्पेशल प्रॉपर्टी समझ गया? ओनरशिप थी, उनके पास स्पेशल ओनरशिप थी, इसलिए वो बेच पाए उस ज्वेलरी को। हेलो हेलो हेलो, क्लिक हुआ बच्चों? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? रिस्पॉन्स दीजिए बच्चों, नहीं तो मैं समझ, ऐसा लगेगा कि आपको नहीं क्लियर हो रहा है। नहीं क्लियर हो रहा है तो बच्चों बोलना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, फिर समझाऊंगा मैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बच्चों मुझे लग रहा है कि प्रॉपर्टी तो मतलब ज्वेलरी तो एक ही है, लेकिन गिरीश का उस पर जनरल प्रॉपर्टी होगा एंड बैंक का उसके ऊपर स्पेशल प्रॉपर्टी होगा। बात एक ही है, बरोबर है? चलो अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, नोट्स वैसे मुझे नहीं लगता पढ़ने की जरूरत है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो भी मैं रीड कर लेता हूँ, चलो इंपॉर्टेंट है। बच्चों जरा देखो, ये प्रिंटेड नोट समझ में आ रहा है सबको? दिख रहा है स्क्रीन पे? पहले बताओ, प्रॉपर्टी दिख रही है आपको? डेफिनेशन अपना सीए इंस्टीट्यूट के बुक का है। हेलो, ठीक है बच्चों, सो स्टार्ट करें। देखो, यस बच्चों क्या लिखा है देखो, अभी आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है मेरा एक 10 मिनट में। तो बच्चों इसमें लिखा क्या एग्जैक्टली जरा देखो। बहुत ये है, प्रॉपर्टी हियर मींस, हियर मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। वो हियर का मतलब क्या, हम जिस कानून को पढ़ रहे हैं ना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, उसका बात हुआ जा किया जा रहा है कि प्रॉपर्टी इस एक्ट में, इस कानून में प्रॉपर्टी का मतलब क्या, तो वही बता रहे हो। प्रॉपर्टी हियर मींस ओनरशिप, आ गया देखो वर्ड ओनरशिप, और जनरल प्रॉपर्टी आ गया ना वर्ड बच्चों, जनरल प्रॉपर्टी यानी एक्चुअल ओनरशिप। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल the ownership of goods must be transferred by seller to the buyer, or there should be an agreement by the seller to transfer the ownership to the buyer. Don't you think ये भी क्लियर किया मैंने? ओनरशिप सेलर ने बायर को ट्रांसफर कर दिया या फ्यूचर में ट्रांसफर करेगा, दोनों बात बता दी मैंने। ओके आगे, इट मींस जनरल प्रॉपर्टी। बच्चों मीनिंग दिया देखो जनरल प्रॉपर्टी का, राइट ऑफ ओनरशिप इन गुड्स, बराबर है, एंड नॉट मियरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी। जब सेलर ओनरशिप ट्रांसफर करता है बायर को,
तो बच्चों उसका जनरल प्रॉपर्टी है, इसलिए वो ट्रांसफर करता है ओनरशिप। आर यू गेटिंग दिस? एंड स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब अलग है। व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि हमने फर्स्ट पैराग्राफ में जो पढ़ा, दैट इज द मीनिंग ऑफ जनरल प्रॉपर्टी, एंड नाउ सेकंड पैराग्राफ विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टी। ओके, सो क्या लिखा है बच्चों? द प्रॉपर्टी इन द गुड्स मीन्स जनरल प्रॉपर्टी। The property in the goods means general property, that is all ownership rights of goods. अब मेरे घर की ज्वेलरी थी तो सारा ओनरशिप राइट्स मेरे पास ही है, जनरल प्रॉपर्टी मेरे पास है उसका। फिर आगे क्या लिखा? नोट दैट जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम स्पेशल प्रॉपर्टी। It is quite possible that general property in a thing may be in one person and special property in the same thing may be in another. And बच्चों यही मैंने एग्जांपल लिया, when an article is placed, एग्जांपल, when an article is placed, आर्टिकल मतलब कोई सामान जब हमने गिरवी रखा हो बैंक में, हम मराठी में बोलते ना गहाण ठेवलेला है, गिरवी रखा है, तो बच्चों वो है। तो बच्चों आप ही बताओ, घर की ज्वेलरी अगर मैं गिरवी रख दूं तो जनरल प्रॉपर्टी मेरे पास है, एंड बैंक को पावर मिल जाता है उसी ज्वेलरी के स्पेशल प्रॉपर्टी का। द जनरल प्रॉपर्टी इन अ थिंग में बी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू स्पेशल प्रॉपर्टी कंटिन्यूइंग टू रिमेन विथ अनदर पर्सन, दैट इज द प्लेजी। बच्चों अंडरलाइन करो अगर आपके पास बुक है वहां तो। प्लेजी हु हैज राइट टू रिटेन द गुड्स प्लेज टिल द पेमेंट ऑफ स्टिपुलेटेड ड्यूज। बच्चों आपको पता है जब मैंने मेरे घर की ज्वेलरी बैंक में गिरवी रखी तो बच्चों आई एम अ प्लेजर एंड बैंक्स बिकम्स प्लेजी। प्लेजर प्लेजी। अब बताओ, वापस बोलो, गिरीश यहाँ पर प्लेजी है कि बैंक प्लेजी है? टाइप करो, प्लेजी का रोल कौन प्ले करेगा, गिरीश या बैंक? तो बच्चों आपको लगता नहीं बैंक को मेरा सोना चांदी रखने का तब तक हक है जब तक मैं उसका पेमेंट ना कर दूं? डोंट डोंट यू थिंक सो? उसको हक है कि नहीं? जब तक उसका पैसा न मिले इंटरेस्ट के साथ तब तक वो सोना चांदी देगा नहीं गिरीश को, बरोबर है? And जब उसको लगा कि गिरीश बैंकरप्ट हो गया, अभी नहीं दे सकता, तो वो सेल कर देगा ज्वेलरी को, क्योंकि उसका स्पेशल प्रॉपर्टी है उसकी। एग्जाम्पल दिया है देखो, इफ ए हु ओन्स अ सर्टन गुड्स प्लेजेस देम टू बी, ए जिसके पास सर्टन गुड्स है, जिसका वो मालिक है, उसने वो गुड्स बी को बच्चों गिरवी रख दिया। A has a general property in goods, whereas B has special property or interest in the goods to the extent of amount of advance he has made. बच्चे एग्जाम्पल लगता नहीं आपको क्लिक हो गया 100%? पढ़ो जरा एक बार, शायद मेरा लैंग्वेज नहीं समझा हो, पढ़ो एक बार एग्जाम्पल एंड टेल मी बच्चों क्लिक हुआ कि नहीं हुआ। रिस्पॉन्स दो बच्चों, आई वांट योर रिस्पॉन्स। बच्चों समझ में आया सबको? प्रॉपर्टी शब्द का मतलब, सेल ऑफ गुड्स में प्रॉपर्टी शब्द का मतलब ओनरशिप, पोजीशन नहीं। मैं गुड्स किसी को फिजिकली दूं तो उसको हम डिलीवरी ऑफ गुड्स कहते हैं। मैं जब गुड्स का ओनरशिप दूं तो उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कहना कहते हैं, कि सेलर ने बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर की। इज दैट ओके विथ एवरीवन? ओके बच्चों, 9:30 से लेक्चर चल रहा है ना अपना आज? हाँ तो एक काम करो बच्चों, फिर अभी 11:15 बजे मिलते हैं हम लोग। ब्रेक ले लो आप लोग 15 मिनट, कुछ चाय वगैरह कुछ स्नैक्स वगैरह ले लो आप लोग। 1.5 घंटे का और लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? इसके बाद 15 मिनट का ब्रेक ले लो बच्चों।
चलो ब्रेक ले लो हाँ बच्चों, अभी 11:15 को मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, कंटिन्यूएशन।